वीडियोस। मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। अगले 60 मिनट के दौरान आज मैं राहुल गांधी की 145 दिन यानी करीब 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा का संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं, क्योंकि इस यात्रा में भरपूर एक्शन भी था, प्यार यानी मोहब्बत की दुकान भी थी और एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने वाली ट्रेजेडी भी थी। हालांकि राहुल की यात्रा तो पूर्ण हो गई है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की सियासी यात्रा पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने विपक्ष की 23 राजनीतिक पार्टियों को यात्रा समापन में शामिल होने का इनविटेशन भेजा था, लेकिन शरद राव पवार, ममता बनर्जी, श्रीमान अखिलेश यादव, नीतीश बाबू, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस ऑफर को सीरियसली नहीं लिया। इसे सीरियसली क्यों नहीं लिया, इसका विश्लेषण मैं आज आपको आर पार में संपूर्ण ढंग से बताऊंगा। वैसे पिछले 5 महीने के दौरान कांग्रेस की सियासत इसी यात्रा के इर्द गिर्द घूम रही थी। इसी बीच कांग्रेस गुजरात का चुनाव हारी, हिमाचल में सत्ता आई, एमसीडी में सबसे बुरे प्रदर्शन का एक रिकॉर्ड भी बना लिया। भारत जोड़ने के बीच कांग्रेस लगातार टूटती भी रही। यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया था। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा भी निकल पड़ी थी। इसलिए आज आपको मैं फ्लैशबैक में भी लेकर जाऊंगा और फ्यूचर के दर्शन भी कराऊंगा, यानी भविष्य की सियासत की झलक भी दिखाऊंगा। और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यात्रा पूरी, लेकिन विपक्ष की एकता रह गई अधूरी। आज का आर पार इसी पर। कांग्रेस पार्टी को श्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी बदौलत निर्विघ्न वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया, गले लगे। आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने बम धमाकों के बीच में तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराने का काम किया था। तब गोलाबारी का माहौल था, बर्फ के गोले से खेलने का नहीं था। तरह तरह के विवादों से गुजरते हुए 145 दिन के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन सवाल है कि जिस मकसद से यात्रा शुरू हुई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? क्या यात्रा से कांग्रेस के वोट की मात्रा बढ़ेगी? क्या 2024 में कांग्रेस सत्ता की दावेदार होगी? आज इन तमाम मुद्दों पर विश्लेषण का दिन है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए। कश्मीर में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बर्फबारी में खेलते दिखे। अल्लाह को भी अल्टीमेटली राहुल गांधी और भारत यात्री के स्वागत में आना पड़ा। जितना ज्यादा अल्लाह ताला डालेगी, इसका मतलब ज्यादा प्यार दे रहा है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखे गए। 30 जनवरी है और ये कश्मीर है और सुबह के 6 बज रहे हैं। हालांकि यात्रा में विवाद का सिलसिला अंतिम पड़ाव पर भी जारी रहा। बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया कि तिरंगे से ऊंचा राहुल गांधी का कटआउट लगाकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या इस यात्रा के बाद कांग्रेस को विपक्ष की अगुवाई का मौका मिलेगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यात्रा पूरी, एकता अधूरी। और अब वक्त है
आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। और अब एकता वाली प्लानिंग के फेल होने का विश्लेषण, किस किस को न्योता, एक एक करके तस्वीरें देखिए। शरद राव पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश बाबू, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। लेकिन पहुंचा कौन? डी राजा। लेफ्ट विचारधारा केरल और चंद कॉलेजों में सिमट के रह गई है, चंद कैंपसेस में सिमट के रह गई है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला यानी उमर अब्दुल्ला पहुंचे, उनकी पार्टी के नुमाइंदे पहुंचे। दोनों 370 चाहते हैं, दोनों 370 को हटाना बेसिकली 370 को रखना चाहते हैं। सियासी ताकत जो है वो इनकी लगभग चकनाचूर हो चुकी है। ये है हार्ड फैक्ट और यही आज का विश्लेषण है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की इस चर्चा में, मेरे साथ कौन कौन मेहमान है आइए आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो कि प्रवक्ता भी हैं और राज्यसभा सांसद हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की राधिका खेड़ा जी, और अनुराग भदौरिया है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, लंबे अरसे बाद वो भी वापसी कर रहे हैं स्टूडियोज के अंदर। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ये जो यात्रा थी ये लगभग 5 महीने चली, लेकिन 5 महीने बाद भी जब आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने पिकनिक करार दे दिया, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो यात्रा का समापन आज श्रीनगर में हुआ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वह श्रीनगर, वह कश्मीर की घाटी जहां इनके दौरे हुकूमत में इवन 2019 से पहले तक आईएसआई के झंडे, कश्मीर पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई राजनीतिक यात्रा सुरक्षित सकुशल हो सकती है। अगर आज वह संपन्न हो सकी तो इसके लिए उनको श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय और उसके बाद जो कश्मीर में हालात नियंत्रित हुए और अमित शाह जी ने जिस प्रकार का प्रबंधन किया उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछता हूं, 80 के दशक के बाद बता दें इनके दौरे हुकूमत में कोई राजनीतिक कार्यक्रम और यात्रा सकुशल हो सकी हो। दूसरा, ये जो यात्रा शुरू हुई तो ये कहा गया, एक तरफ इतनी कंफ्यूजिंग थी कि एक तरफ कहते हैं कि मुझे कहीं नफरत दिखाई नहीं पड़ी, दूसरी तरफ कहते हैं मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी। तो भाई यही समझ में नहीं आता था। कोई बात नहीं, अब पूरे यात्रा का आप वो देख लीजिए। केरल में यात्रा शुरू होती है तो वो पद्म सम्मानों से सम्मानित उन गांधीवादी लोगों के स्मारक पे विमोचन करने नहीं जाती है, पद्मनाभ नायर जैसे लोगों के, मगर वो व्यक्ति शामिल होता है जिसने सड़क पे बीफ पार्टी दी थी। केरल में वो फादर जोसेफ के यहाँ नहीं जाते हैं जिनके कट्टरपंथियों ने हाथ काट डाले थे, वो तमिलनाडु में फादर जॉर्ज पुनैया को अपने गले लगाते हैं, जो कहता मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती को अपवित्र मानता हूं, वो छू ना जाए। कर्नाटक में पहुंचते तो इनके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि हिंदू शब्द गंदा है। महाराष्ट्र में पहुंचते हैं तो सावरकर जी के खिलाफ नफरत। तो और सुनिए, मेधा पाटकर जैसी गांधीयंस विद गन कहने वाली गुजरात के विकास की धुर विरोधी। और देखिए अमीश जी, हर बारात में एक सहवाला होता है, तो सहवाला कौन था? वो एक 35-36 वर्ष का छात्र जिसकी हाथ टुकड़े टुकड़े से जुड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, जब यात्रा दिल्ली में पहुंची तो बहुत अनुनय विनय की कि कई विपक्षी दल साथ में आ जाए, कोई नहीं आया। जब यात्रा कश्मीर के मुहाने पर पहुंची तो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह के मुंह से अंदर से जो नफरत थी निकली गई कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। और राहुल गांधी जी ने कहा कि ये उनका निजी मामला, उसके बावजूद उनके गुरु और संयोजक दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके कहा कि नहीं, ये तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और आखिर में यह हिमाकत करनी पड़ी कि जी, सामने से माइक हटाना पड़ा। तो मुझे लगता है यात्रा का पूरा वृत्तांत जनता ने देखा है। ये अपनी नाकाम हसरतों का मजार दिल में लिए हुए अपनी मंजिले मकसूद से पूरी तरह महरूम रही जी। यानी अगर हिंदी में कह दें तो अपने अंदर की कुंठा को मन में समाहित किए हुए अपने लक्ष्य से भ्रमित और पूरी तरीके से भटकी हुई रही जी। राधिका खेड़ा, बीजेपी एक लाइन ले रही है, अनुराग ठाकुर ने बोला कि पिकनिक हो रही थी, और लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं अपनी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन साहब, सबको बुलाया, कोई भी नहीं आया, ऐसा क्यों?
सबसे पहले तो अमीश जी, आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का की शहादत दिवस है आज, और आज के दिन मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन इस देश ने हमारे सबसे महान इंसान को खोया जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और नफरत से लड़ते लड़ते, यही नफरत है जो आज तक वही विचारधारा खींच के लेकर आ रही है जो आज सत्ता में बैठी है, जिसने उनकी हत्या करी। अब आपकी बात पे आते हैं जो आपने कहा। आपने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और वही हालत इस समय भारतीय जनता पार्टी की हुई है। आपने जब फोटो दिखाई थी, सबसे नीचे फोटो आपने स्टालिन साहब की लगाई थी। मैं आपको याद दिला दूं, जब यात्रा की शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से, उसके बाद जब तमिलनाडु में स्टालिन साहब ने ही झंडा बकायदा तिरंगा हमारा राहुल गांधी जी के हाथ में दिया था। उसके बाद यात्रा गई कर्नाटक, जहां पे छोटे छोटे अन्य दलों ने हमारा समर्थन किया। फिर गई महाराष्ट्र में शिवसेना के लोगों ने, शिवसेना के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, एनसीपी के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। राज्यसभा एमपी हो चाहे संजय रौत साहब जो खुद जम्मू कश्मीर आए, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी जी हो जो राज्यसभा की एमपी है, चाहे सुप्रिया सुले जी हो, सब यात्रा का हिस्सा बने। फिर आते हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अन्य छोटी क्षेत्रीय पार्टी ने हिस्सा लिया। फिर सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा में तो जी डिप्टी मुख्यमंत्री कौन है? इन्हीं के साथी हैं, इन्हीं की सरकार है। डिप्टी मुख्यमंत्री ने स्वयं इस यात्रा को कहा कि बहुत अच्छी चीज है और उसकी तारीफ करी। इन्हीं के लोग, खुद घर के लोग, जब घर का भेदी तो लंका आप कह रही हैं कि ये सब लोग आए, ये सब लोग जहां जहां यात्रा गई वहां वहां आते रहे, तो इस बार न्योता ना आने के लिए दिया था? मैं ये जानना चाह रहा हूं। शरद राव पवार को, उद्धव ठाकरे जी को, ममता जी को, नीतीश बाबू को, तेजस्वी जी को, अखिलेश यादव को, स्टालिन जी को, इन सबको न्योता ना आने के लिए दिया गया था कि आप ना आइए? अमीश जी, ऐसा भी कोई न्योता होता है जिसमें एक संकेतिक होता है कि आप आना मत, हम न्योता दे रहे हैं? नहीं, ये संकेतिक की बात नहीं है। अगर कोई यात्रा हो रही है, वो कांग्रेस पार्टी यात्रा कर रही थी, हर लोग जहां पे एनसीपी के नेता पहुंचे, पीडीपी के पहुंचे, हर जना जो पहुंच सका। कश्मीर में वैसे सबसे पहली बात, कश्मीर में बर्फबारी है। आज आपने देखा किस तरीके से राहुल जी और सब भाषण वहां दे रहे थे। किसी के अपने मुद्दे होते, कोई नहीं पहुंचा ना, तो उन्होंने क्या शास्त्रा का समर्थन नहीं किया? मैंने आपको गिनवा दिया। कोई नहीं पहुंचा ना। अमीश जी, जिनकी फोटो आपने टीवी पे लगाई, उद्धव ठाकरे नहीं आ सकते? अगर उद्धव ठाकरे नहीं आ सकते थे तो आदित्य ठाकरे को भेज सकते थे। अगर तेजस्वी यादव नहीं आ सकते थे तो तेज प्रताप को भेज सकते थे। पॉइंट ये है, शरद राव पवार नहीं आ सकते थे तो सुप्रिया सुले को भेज सकते थे, अजीत दादा पवार के बाद को भेज सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं भेजा। यानी पॉलिटिकल हैसियत जिसको ऊपर लेके जाना चाहते थे वो अगर नहीं। अच्छा, यात्रा में अगर पूरे रास्ते शामिल हुए तो पॉलिटिकल हैसियत आपको नहीं दिख रही? सबने समर्थन किया, चाहे लिखित में किया, चाहे पहुंचे, और हर यात्रा में अपना कोई कहीं पे चले, कोई कहीं पे चले। इसमें यूपी में कौन आया था? मैं भूल गया, यूपी में कौन आया था? अखिलेश जी, मायावती जी से कोई जुड़ा था यात्रा में? तो नहीं आए तो उसमें क्या हो गया? नहीं आया ना, मैं जानने की कोशिश हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, ओके। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं यात्रा सक्सेसफुल है, और उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी जो मैं नहीं यूज कर रहा, राधिका जी ने यूज करी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हो चुके हैं क्योंकि राहुल जी की यात्रा संपन्न हुई है बाजे गाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड फाइनली नाउ। व्हाट यू हैव टू से डॉक्टर त्रिवेदी? देखिए, अभी राधिका खेड़ा जी ने महात्मा गांधी जी का स्मरण किया जिनकी आज पुण्यतिथि है, परंतु ये यात्रा गांधी के प्रांत में तो गई नहीं। चलो नहीं गई, नेहरू के प्रयागराज को ही टच कर लेती, चलो इंदिरा जी की रायबरेली को ही टच कर लेती, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिताजी और स्वयं की कर्मभूमि रही अमेठी को ही टच कर सकती। तो न गांधी के प्रांत में, न नेहरू के प्रांत में, और एकांत में बढ़ते हुए वहां तक पहुंच गए। और आपने याद दिलाया तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन यह जगह उस प्रांत में पहुंची जो नेहरू जी की नाकामियों की वजह से स्वतंत्र भारत में हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र रहा। अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक के दिन हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र 60-70 साल तक लहूलुहान रही कश्मीर की घाटी, और जो कहा गया था पूरा भारत एक होना चाहिए, वो पूरा भारत एक हो ही नहीं पाया था। भारत जोड़ने की बात करते हैं तो मुझे याद आता है भारत टूटा जानते हैं कब था? अमीश जी, अपनी पार्टी नहीं खानदान की विरासत को राहुल गांधी जी को याद रखना चाहिए। जब भारत के टुकड़े हुए तो
जवाहरलाल नेहरू जी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष दोनों पदों का वहन करते हुए कांग्रेस की कार्य समिति में और भारत सरकार की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में सिग्नेचर किए थे भारत माता के 3 टुकड़े होने के लिए। चलो उसके बाद जो बच गया था, तो उसके बाद 48 में आधा कश्मीर चला गया, उसके बाद जो बच गया था तो अक्सई चिन चला गया, उसके बाद जो बच गया था तो मानसरोवर चला गया। तो इनका भारत जोड़ो ये था कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और मानसरोवर के वहां तो वह ऊंचा भाल गया। और हम कहें, एक और चीज मुझे याद आ गई अमीश जी, आज हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की जन्म जयंती भी है, और जो इनका राष्ट्रवाद है जिसको ये जोड़ने की बात करते हैं, वो ये कहता है कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। बाहर से लोग आके सेटल होते चले गए और बनता चला गया। मगर जयशंकर प्रसाद जी ने जो अपनी कविता में लिखा था, 1 मिनट पंक्ति, वो हमारा राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद ये है, यह अनादिकाल का राष्ट्र है। उन्होंने लिखा था, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में, फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। संपूर्ण विश्व को हमने अशोक किया, शोक से मुक्त किया, ज्ञान दिया। ये सनातन राष्ट्र है जिसका ना कोई बनाने वाला था ना कोई पिता था। राधिका खेड़ा, अ क्विक रिप्लाई। बीजेपी कह रही है आपको धन्यवाद अगर करना चाहिए तो गृह मंत्री अमित शाह का करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर शांति से आप यात्रा निकाल पाए, लाल चौक पर झंडा फहरा पाए, ये देन है मोदी सरकार की। जवाब चलिए, इन्होंने सबसे पहला कहा कि गांधी जी के राज्य में नहीं गए। वैसे तो सुधांशु जी बहुत ही अच्छे से पढ़ के आते हैं, लेकिन सुधांशु जी शायद आप भूल गए, जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत कहां से हुई थी? स्वयं गुजरात से हुई थी, और गांधी जी का आशीर्वाद लेके गांधी आश्रम में जाके वहां से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले राहुल जी वहां गए थे, आशीर्वाद लिया था, और फिर यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो हमने शुरुआत वहां से करी। और घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं समझ सकती हूँ आप लोग जो उलझुल बयान दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक वो कहते हैं ना, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि अब आप लोगों को ये डर है अब जब सेकंड फेज आएगा यात्रा का तो क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने उम्मीद तो करी नहीं थी, जैसे आपकी पुलिस ने भी नहीं करी थी। जिस तरीके से आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रखे थे जम्मू कश्मीर में, आपने देखा किस तरीके से कश्मीर में माताएं, युवा बाहर आए। क्यों आए? कि उन्होंने उम्मीद देखी राहुल गांधी जी के अंदर। और आपने कश्मीरी पंडितों का वो वीडियो तो अपने ही चैनल पे चलाया था अमीश जी, जिसमें वो कश्मीरी पंडित आके रो रहे थे कि धारा 370 हटी और हमारे हालात ऐसे हो गए कि हमारे पास नौकरियां नहीं है। और आज भी ये सच्चाई है। आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया? लेकिन आप अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, आपको टोकन नहीं दे रहे। मैं उनको नहीं टोक रहा, मैंने आपको भी नहीं टोक रहा, हमने 1.25 मिनट अपनी बात को रख लिया। 1 सेकंड, लेकिन आपके साथ यात्रा में आज कौन थे? उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों 370 को वापस लेके आना चाहते हैं। जो कहते हैं कि भारत, जो ये भी कहने को तैयार नहीं है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उनके साथ आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इनका नुकसान हुआ उसकी वजह से, उसी महबूबा मुफ्ती की वजह से बीजेपी का नुकसान हुआ। मैंने सवाल पूछा गृह मंत्री अमित शाह से, मैंने सवाल पूछा जब कि महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन क्यों है जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैंने सवाल पूछा तो वो गलत था, सवाल पूछे गए। मैं आज आपसे पूछता हूं कि आपकी पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ भारत जोड़ने की बात करिए, महबूबा मुफ्ती के साथ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ना चाहती है? जवाब दे अमीश जी। आपने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के साथ जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानने को तैयार। जवाब दूं? जी जवाब दीजिए। महबूबा मुफ्ती वहां थी, वहां पे उमर अब्दुल्ला थे, आपने दिखा दिया। एक बार जरा वीडियो दिखाइए, जो कश्मीर की जनता वहां थी, जो युवा वहां था, महिलाएं वहां थी, जो इतने नंबर्स में आई, जो किसी ने नहीं। और ये हर चैनल पे आके आपके रिपोर्टर्स ने भी और हर जगह कहा कि किस तरीके से भीड़ वहां आई, लोग आए। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद की किरण देखते हैं राहुल गांधी जी के अंदर। और मैं फिर बोलूंगी, कश्मीरी पंडितों पे पिक्चर बना के कमर्शियलाइज करना, उनके नाम पे पैसा कमाना इस सरकार का काम है। और उनकी जो असली मुद्दे हैं वो कश्मीरी पंडितों की आंसू में दिखाई दिए जब वो आए राहुल जी से मिलने और कहा कि हमें अपनी, आप नौकरी छोड़िए, हर चीज छोड़िए, हमें अपनी जान की भीख मांगनी पड़ रही है, क्योंकि 1.5 साल से ये लोग उन्हें सिक्योरिटी तो मतलब ये है जो हम जोड़ेंगे। सुधांशु 30 सेकंड, देन अजय आलोक एंड अनुराग भदौरिया। सुधांशु जी, ताकत आप लोगों को क्यों नहीं दिख रही? वो कह रहे हैं देखिए कश्मीर की जनता सड़कों पे थी राहुल जी के लिए। बहुत दुख होता है कि कश्मीर फाइल्स में कह रहे भाई सरकार ने फिल्म नहीं बनाई थी, और कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो लोग जीवित हैं, उन लोगों का कैसा मजाक उड़ाया आपने, उनके साथ हुए ज्यादती का।
वो बिट्टा कराटे और उसका इंटरव्यू लेने वाले मनोज रघुवंशी आज भी जीवित हैं, जिसमें उसने खुद कहा था हां मार देता, मां को मारने कहते मार देता, भाई को मारने कहते मार देता। वो गिरजा टिक्कू के परिवार वाले जिनको काट दिया गया, एक बार कभी आपने सवाल उठाया? कश्मीरी पंडितों के फर्मा बरदार बन गए। और ये वो कश्मीर है अमीश जी जहां पर हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना बलिदान दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। और ये वो कश्मीर है जहां 1992 में भारत के दौर में एक दौर आया था जब 10 साल यहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को राज्यपाल की हैसियत नहीं थी कि वो तिरंगा फहरा दे। तब उस समय डॉक्टर जोशी ने 1992 में 26 दिसंबर को, जिस यात्रा के संयोजक युवा नेता मोदी जी थे, उन्होंने आके झंडा फहराया था। मगर ये वो कश्मीर है जहां जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने अपनी किताब में लिखा है कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, भारत जोड़ो है। महबूबा मुफ्ती की तो सोच यही है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी जी नहीं, महबूबा मुफ्ती छोड़िए, मैं रीजनल पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ने अपनी किताब में लिखा कि ठीक है अनुराग ठीक है आपको इनकी यात्रा में स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा, या फिर आप रामचरितमानस में उलझे हुए हैं अभी? देखिए, कांग्रेस एक पार्टी है, वो अपनी कांग्रेस पार्टी अपनी पदयात्रा निकाल रही है, उसकी अपनी एक नीति है। समाजवादी पार्टी की अपनी नीति है। समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से उनके हर जिले में यूथ एक जगह से मैं ये आपकी यात्रा की नहीं बात पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको स्पार्क नहीं दिख रहा इस यात्रा के अंदर, क्योंकि अखिलेश जी ने इसी यात्रा के बीच में कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक समान। देखिए, मैंने आपसे बोला हमारे दोनों एक जब हमारे यहाँ से निकले उत्तर प्रदेश से तो हमने कहा स्वागत है, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं ना स्वागत करने के लिए, ये कैसा स्वागत है? मैं आपका स्वागत करूं और मैं ही आपको लेने ना पहुंचूं, आप मेरे घर पर आए, या तो ऐसा कैसा स्वागत है? इसलिए चूंकि हम लोग, हमारा राजनीतिक, हमारी विचारधारा अलग है, हमारा कार्यक्रम अलग है। अगर कोई हमारे यहाँ से गुजर रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, तो लेकिन इसका जरूरी नहीं, चूंकि हमारे अपने है ना, क्योंकि मैंने बोला ना आपसे कि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो उनका अपना एजेंडा, अपने हिसाब से वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। समाजवादी समाज के विकास की राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश। ये विकास की राजनीति नहीं कर रहे, नहीं, वो अपने पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो अब उनके पदयात्रा में मेरा क्या काम है? डॉक्टर अजय आलोक ये कहते हैं कि हमारी विकास की राजनीति है, तो कांग्रेस की यात्रा विकास की यात्रा नहीं थी। आप तो कहते हैं ये मुसलमान जोड़ो यात्रा। भाई दोनों की एक ही यात्रा है अमीर जी कहां आप? वही कह रहा हूं मैं, दोनों की एक ही यात्रा है, दोनों की सिर्फ मुसलमान जोड़ो यात्रा है, इसलिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने हिसाब से मुसलमान जोड़ रही है, ये रामचरितमानस को गाली देके मुसलमान जोड़ रहे हैं। क्या दिक्कत है? होने दीजिए मुझे। मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं आज भी यही कह रहा हूं। आज देखिए, राहुल गांधी के साथ प्रमुखतर रूप से दो ही पार्टियां थी, जैसे अभी आपने कहा कि दोनों 370 के विरुद्ध थी। तो ये देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया, वहां एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस पावर में आएगी तो आप वहां पे केंद्र सरकार के 780 कानून, 160 कानून राज्य सरकार के जो हटाए गए हैं उस पर क्या करेंगे? सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ कहा कि लैंड राइट्स जितने हैं सब स्टेट्स को देंगे, जो पहले के राइट्स हैं स्टेट को देंगे। ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, लोग गूगल करके देख सकते हैं, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा सुना के। वैसे ये रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये गूगल करके सुन लीजिए। तो साफ बात है, कांग्रेस भी 370 हटाने के पक्ष में। स्वाभाविक है, जब कांग्रेस को 70 साल में नहीं हटाई तो वो अपने। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आर पार। के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। राजस्थान के जयपुर में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने एक होटल पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 करोड़ की फिरौती नहीं देने पर फायरिंग कर डराने की कोशिश की। गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली में खालिस्तानी साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ। विकासपुर इलाके में दीवारों पर देश विरोधी पोस्टर लगाने वाले 2 आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरहद पार से नशा तस्करी रोकने वाले एक और नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पंजाब पुलिस ने 5 किलो हेरोइन और साथ ही 12 लाख रुपए की ड्रग मनी जब्त किए। एक आदमी को भी गिरफ्तार किया। तनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी श्रीजान खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। श्रीजान के वकीलों ने जमानत की अर्जी दायर की थी। एफआईआर रद्द करने की मांग पर भी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रधानी चुनाव के वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के 5 लोग इसमें जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के गोपालगंज में पकड़ा गया अवैध शराब तस्कर। ठंड से बचने वाली
जैकेट को बना रखा था शराब का जखीरा। 288 बोतलों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में गाड़ी और ऑटो की टक्कर की वजह से 4 स्कूल की बस टकराई। कई बच्चे इसमें जख्मी हुए। अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। बच्चों को खिड़कियों से निकाला गया बाहर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोहरे की वजह से भीषण हादसा हुआ। हाईवे पर चल रही 8 गाड़ियां आपस में टकराई। एक कार में सवार 4 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 कार आपस में टकराई। हादसे में 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नवी मुंबई में एक लकड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। इलाके में अफरा तफरी मची। आग से लाखों का सामान जलकर राख। बिहार के खगड़िया घर में आग से हड़कंप मच गया। घर का सामान जलकर राख हुआ। भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। उत्तर भारत में बारिश ने किया ठंड में इजाफा। पहाड़ों में बारिश के साथ बर्फबारी ने मुसीबत को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में आज भी बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी। श्रीनगर में मकान की छतों पर बर्फ की चादर पसर गई। बर्फबारी में सैलानी मौज करते हुए नजर आए। श्रीनगर के लाल चौक पर रात 3 बजे से इस इलाके में बर्फबारी हो रही है। कई जगह पर 2 से 3 इंच बर्फ गिरी। गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमा हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जोरदार बर्फबारी हुई। दूर दराज के इलाकों में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी का असर रेल और यातायात पर भी पड़ा। रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी परत जम गई। रेलवे प्रशासन ने बारामूला से बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया। श्रीनगर के डल लेक के पास हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी के बीच भी डल लेक घूमने के लिए सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुंचे। श्रीनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर आई सामने। दोनों बर्फ से खेलते हुए नजर आए। शिमला में भी जमकर बर्फबारी हुई और जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों से लेकर मैदान तक एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, राड़ी, मुखवा, खरसाली समेत ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हुई। मंदिर परिसर के चारों ओर बर्फ की चादर यहां पर बिछ चुकी है। बर्फबारी के बाद घाटी में ठिठुरन भी बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भयंकर बर्फबारी। जोशीमठ में बर्फ के बीच सैलानी स्कीइंग कर रहे हैं। लद्दाख में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत की खबर आई सामने। एवलांच की चपेट में आए दोनों मृतक। लद्दाख और आसपास के इलाकों में पहले से था बर्फीले तूफान का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की है संभावना। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सभी दलों की बैठक हुई शुरू। सत्र को बेहतर तरीके से चलाने पर चर्चा। थोड़ी देर के बाद एनडीए की भी बैठक। 75वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र कर रहा है बापू को नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट पर दी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि। 75वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र कर रहा है बापू को नमन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीसीसी कार्यालय पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान आया सामने। भारत में जन्मे सभी लोगों को बताया हिंदू। कहा भारत में रहने वाले हर शख्स को हिंदू कहलाने का हक। रामचरितमानस पर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी। मौर्य ने मानस को धार्मिक ग्रंथ मानने से इनकार किया तो बीजेपी बोली छोटी मानसिकता के हैं मौर्य। चंडीगढ़ में पहली G20 की बैठक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उद्घाटन किया। बैठक में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। देश में 50 से ज्यादा जगहों पर होती है 200 से ज्यादा बैठकें। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्वास्थ्य मंत्री नवदास की निकाली गई शव यात्रा। राज्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कल एक एएसआई ने मारी थी गोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर परिवार को सांत्वना दी।
लंदन में बीसीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विरोध के लिए बीबीसी मुख्यालय के सामने पहुंचे भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा खुलासा। कहा, यूक्रेन पर हमला नहीं करने को कहा तो पुतिन ने दी थी मुझे मिसाइल से उड़ाने की धमकी। रूस ने खार्किव में S-300 से किया हमला। रूस की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई। एक की मौत, 3 लोगों के जख्मी होने का दावा। चीन के शंघाई से आई एक सैटेलाइट तस्वीर से चीन की गुप्त चाल का पर्दाफाश हुआ। चीन जल्द तैयार कर लेगा सबसे बड़ा युद्धपोत। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना बनाने का प्लान। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की किल्लत, आम लोगों के लिए प्याज खाना भी हो चुका है मुश्किल। पाकिस्तान में प्याज की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 1 किलोग्राम प्याज 300 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के तेल के दाम बढ़ाने के खिलाफ वहां का ट्रांसपोर्ट संगठन अब खड़ा हो चुका है। ट्रांसपोर्ट संगठन के अध्यक्ष ने तेल के दाम मरियम नवाज के कहने पर बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा, महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे लोग। पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सबसे बेपरवाह वहां के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता मरियम नवाज की वापसी के जश्न में नोटों की बारिश करते हुए दिखे। दक्षिणी चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई। ईरान में आए भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। पश्चिम अजरबैजान प्रांत में भूकंप ने कई घरों को मलबे में तब्दील कर दिया। भूकंप की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 440 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर बाइडेन सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा, बाइडेन ने तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ला दिया है। बाइडेन पर सही फैसले न ले पाने का भी आरोप लगाया। दक्षिण अमेरिका के पेरू में विरोधी प्रदर्शन तेज हुआ। सैकड़ों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी लीमा में सड़क पर उतर गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अफगानिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से जारी भारी बर्फबारी बनी अब मुसीबत। कई शहरों में -28 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड की चपेट में आने से अब तक करीब 170 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूजीलैंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चारों तरफ पानी का ही कब्जा नजर आया। एक ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए दिखाई दिए। बाढ़ की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई। स्पेन के मालोर्का द्वीप बर्फबारी से गुलजार हो चुके हैं। पहाड़ पर बर्फ की सफेद परत है तो सड़क पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। स्थानीय लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय आर पार की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय का बड़ा ट्वीट है। अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस में उन्होंने तंज कसा है कि यात्रा में इतने लोगों को बुलाया क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा फेल है। विपक्ष ने तवज्जो तक नहीं दी है, ये कहा है अमित मालवीय ने। ये समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। यात्रा भीगा पटाखा साबित हुई है, ये कहा है अमित मालवीय ने। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा तंज कसा है अमित मालवीय ने। बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जिन जिन को न्योता दिया सेरेमनी में जुड़ने का आखिरी दौर के अंदर, उसमें किसी ने तवज्जो तक नहीं दी। यानी अगर शरद राव पवार को बताया तो ना सुप्रिया सुले आई, ना अजीत दादा पवार आए, ना प्रफुल्ल पटेल आए, ना कोई और नेता आया। अगर उद्धव ठाकरे को न्योता दिया तो ना आदित्य ठाकरे पहुंचे, ना कोई और पहुंचा। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को फेल बता रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं, एक बड़ा विश्लेषण दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बार बार इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है। ऐतिहासिक दावे का विश्लेषण क्या है? लाल चौक पर तिरंगा 1992, याद करिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना और साथ में नरेंद्र मोदी जो यात्रा के संयोजक थे वो, और इस यात्रा को रोका गया था। यानी तिरंगा फहराने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद हुई थी। ये 1992 की यात्रा थी, याद करिए, बाबरी डिमोलिशन के बाद ये यात्रा निकली थी, जिसके संयोजक नरेंद्र मोदी थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के बड़े नेता थे, मदन लाल खुराना तस्वीर में दिख रहे हैं आपको पीछे। वो एक यात्रा थी जिसमें तिरंगा फहराने के लिए रोका गया था।
भारतीय जनता युवा मोर्चा की यात्रा, लाल चौक पर तिरंगा फहराया। अनुराग ठाकुर चले बंगाल से इस यात्रा को लेकर और इनको जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर पर रोक दिया गया। अरुण जेटली, सुषमा जी को भी पकड़ा गया था और बीजेवीआईएम के यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक और मंडल ने जाके वहां पर झंडा फहराया था। यहां पर भी तिरंगे को फहराने से रोका गया था और यहां पर सुरक्षा के घेरे के बीच में तिरंगे को फहराने दिया गया। तो बड़ा सवाल यह होता है, आज जो बड़ा सवाल राधिका जी आपसे बनता है वो ये बनता है कि पहले की यात्राओं में जो आपके शासन में निकली वहां पर तो तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं होती थी। 370 के बाद तिरंगा फहराइए, यात्रा करिए और श्रीनगर की बर्फबारी का मजा भी लीजिए। एक बयान भी दिखा रहे थे, जैसा मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर उनके 2 रुपीज व्हाट्सएप फैक्ट्री के अंदर बहुत पेट में दर्द है। क्या बोला आपने? 2 रुपए 2 रुपीज व्हाट्सएप फैक्ट्री है क्योंकि यही वो रेट देते हैं लोगों को, ट्रोल आर्मी को अपनी। अब वो बात ये है ना, ये बीजेपी के आईटी सेल हेड है, वैसे कितनी नफरत फैलाते हैं और कितना झूठ बोलते हैं वो आप भी जानते हैं। सरकार में है इसलिए ट्विटर शायद उनका अकाउंट बैन नहीं करती है। अब मुद्दा ये है कि ये बार बार कभी टी शर्ट पे आ जाते हैं, कभी दाढ़ी पे आ जाते हैं, कभी किसी चीज पे आ जाते हैं। अरे क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जनता की भीड़ क्यों मर रही है, क्यों लोग वहां पे आ रहे हैं। मैं फिर बोलूंगी, आपने बोला क्या मकसद तिरंगा फहराना है कि मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता, कश्मीर की जनता को नौकरी मिले? क्या मकसद ये नहीं होना चाहिए सरकार का कि क्या मकसद तिरंगा तब असलियत में लहराएगा अमीश जी जब वहां का कश्मीरी पंडित अपनी जान की भीख नहीं मांगेगा? ये शासन आपका था जिसमें तिरंगा फहराने के लिए रोका गया था। 3 साल से क्या हो रहा है? 3 साल में आपने शासन आपका था, ये शासन आपका था। जब नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की तस्वीर आपको दिख रही है जिसमें मदन लाल खुराना भी दिख रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, तिरंगा फहराने के लिए रोका गया था और इन्होंने तब भी तिरंगा जाके फहराया था। और दूसरी तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की, अनुराग ठाकुर को पकड़ लिया गया था, अरुण जेटली को गिरफ्तार कर लिया गया था, सुषमा स्वराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं रिपीट नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट यह है कि आज के दौर में तिरंगा फहराने दिया गया और पूरे सम्मान के साथ। पॉइंट ये है, तो पॉइंट ये है अमीश जी, जो ये बार बार भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इनको समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले। टी शर्ट क्यों पहने हैं हम, वो क्यों पहने हैं, थर्मल क्यों पहने, आज दाढ़ी क्यों है, आज रेन क्यों पहना हुआ है। सवाल ये है, ये बौखला गए हैं वहां पे जनता को देखकर। फिर बोलूंगी, कश्मीरी पंडितों का वो वीडियो दिखाइए जो आके राहुल जी से मिलके गए। कि मुस्लिम जोड़ो यात्रा है, मुस्लिम जोड़ो यात्रा, मुस्लिम जोड़ने, हाँ इसी बात पे डांट भी लगाई थी ना मोदी जी ने शायद कि मुसलमानों के घर जाओ, और इसके ऊपर स्टैंप इन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी लगाया। आर्टिकल पढ़ा था आपने वो अमीश जी? सीधा सीधा बताया कि अभी तक तो हम हर बस पे डिबेट करते थे कि सूत्रों के हवालों से खबर, इन्हीं के प्रवक्ता ने स्टैंप लगा दिया उस बात पर कि मोदी जी ने सबको डांट लगाई है। चलिए भारत जोड़ो यात्रा का ये तो असर हुआ कि मोदी जी ने सबको डांट लगाई कि सबको लेकर चलिए, सबके घर जाइए। जो आप लोग नहीं जा रहे थे, इस बात पे स्टैंप लग गया कि आप लोग मुसलमान से नफरत करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने उनको एक भी टिकट नहीं दी, अगर प्रधानमंत्री को आके ये बोलना पड़ा कि उनके घर जाइए, इसका मतलब आप जाते ही नहीं थे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, अभी कश्मीरी पंडितों के वीडियो की बात करती हुई राधिका खेड़ा जी कश्मीरी पंडितों के फिल्म और जुल्म के ऊपर चुप। फिल्म और जुल्म के तो खिलाफ खड़ी हुई, फिल्म के खिलाफ और जुल्म करने वालों के साथ इतना साथ नहीं, सम्मान पूर्वक बुला के उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में बात की जाती थी यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ। आपके जमाने में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म करने वाले वो लोग जिनकी सियासी सरपरस्ती करने वाले हुर्रियत के नेता जलवाए जलाल से दिल्ली आते थे, रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे, दामाद की तरह आते थे। आज दिल्ली आते हैं एनआईए की पेशी में, आज आते हैं ईडी के मुकदमे में, और अब आज उनका श्रीनगर का ऑफिस की भी कुर्की हो गई। इतना भारी अंतर है हमारे और आप में। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने बात कही, उस राष्ट्रीय कार्य समिति में मैं था। जानते क्या जमीन आसमान का अंतर है जो मोदी जी ने कहा? मोदी जी ने कहा कि समाज के हर वर्ग के पास जाइए। सिर्फ उन्होंने ऐसा नहीं केवल ये कहा कि मुस्लिम कहा, उन्होंने कहा जो वृद्धावस्था पेंशन वाले हैं, जो विधवा पेंशन वाले हैं, उनके पास भी जाइए। उन्होंने कहा वोट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बात छोड़ के, क्योंकि हमें समाज के बारे में बात करनी। और आपके नेता कमलनाथ से लेके कितने लोग कहते हैं 100% वोट मुस्लिमों का मिलना चाहिए, वरना हम लोग जीत नहीं पाएंगे। 90% नहीं 100% वोट मिलना चाहिए। जमीन आसमान का अंतर है आपके और हमारे इस दौर में। सुधांशु जी, शहजाद पूनावाला आप ही का राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, इतना बड़ा आर्टिकल नेशनल अखबार में छपा, शायद टाइम्स। अरे मैं कार्य समिति के अंदर था भाई, उन्होंने स्टैंप लगाया है, अरे मैं कार्य समिति के अंदर था और संसदीय पार्टी में भी था। हालांकि तो मुझे आपके
मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट हैंड बोल रहा हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ भाई। मैं पार्लियामेंट्री पार्टी में भी था और कार्य समिति में भी था, दोनों जगह ये बात जब बोली गई। अब किसकी बात पे विश्वास करें, सुधांशु जी की भी शहजाद जी की? एक बोलते नहीं बोला, एक बोलते लिखित में बोला। स्टैम्प तो आप ही लोग लगा रहे, पहले ये तय कर लीजिए कि कौन मोदी जी को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा है उसको तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत, या फिर माफी नहीं करेंगे मोदी जी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई, आप बार बार कश्मीरी पंडितों की बात करें, हर चीज करें, 3 साल में आपने जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए। लद्दाख में लोग रो रहे हैं, कश्मीर में मैं फिर बोलूंगी, कश्मीरी पंडितों पे पिक्चर बनाना, उसके लिए बार बार अवार्ड में भेजना, उनको इंसाफ दिलाना नहीं। और अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, ये यात्रा ऐतिहासिक है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों में 2 और यात्राएं हैं जब तिरंगा फहराने से रोका गया था। इस बार तिरंगा सुरक्षा के कवच में पूरे जलवे जलाल के साथ फहराने दिया गया है। देखिए अमित जी, राजनीतिक बहस चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी इसको ऐतिहासिक बोलेगी, जो कि स्वाभाविक है, कांग्रेस को बोलना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके मीन में निकालेगी, इसके अप्रासंगिक। लेकिन आप तो नए एंगल ले आते हो, मुस्लिम जोड़ो यात्रा, मुस्लिम जोड़ो यात्रा है। मैं मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक भारतीय का एंगल दे रहा हूं। मुझे लगता है कि राधिका खेड़ा जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगी, और जरा राहुल गांधी जी के एडवाइजर्स को थोड़ा बोलेंगे कि इससे बच सकते थे। ये बताइए, राजनीतिक हत्या जब होती है उसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने शहादत ली, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, तो वो राजनीतिक कारणों से हत्या होती है। और एक आर्मी का जवान, एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, एक पुलिस का जवान जब अपराधियों की गोली से मारा जाता है, या पाकिस्तानियों की गोली से मारा जाता है, या चीनियों से मारा जाता है, तो उसको हम कहते हैं देश में शहादत होती है। दोनों घटनाओं से देश मर्माहित होता है, दुखी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए था, जैसे राजीव गांधी के केस में हुआ, जैसा इंदिरा गांधी के केस में हुआ, जैसा हमारे जवानों के साथ हो रहा है। और इन दोनों को घटनाओं को एक साथ तुलना करके कहते हैं राहुल गांधी, मैं चाहता हूं कि फोन नहीं आए। जानते हैं राजनीतिक घटनाओं के बाद क्या होता है, राजनीति छोड़ देते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया नहीं चाहती थी, सोनिया जी, कि राजीव गांधी आए। राजीव गांधी की हत्या के बाद 6-7 साल तक वो एक्टिव राजनीति से संन्यास लेके बच्चों के साथ बैठ गई थी कि राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जब जवान मरता है ना, अब पुलिस मरती है, आर्म फोर्सेस के लोग मरते हैं, वो जब शहादत देते हैं देश के लिए, तो उसी जवान के परिवार में गर्व की ऐसी अनुभूति होती है कि दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी को भी लोग आर्मी में भेजते हैं। और उन दोनों की तुलना एक में कर दी। इससे बचा जा सकता है, इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। इससे बचा जा सकता था। ठीक, नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि एडवाइजर्स को जरा बचा जाना चाहिए। दोनों शहादत एक तरह की नहीं होती है। अब मैं उनकी बात हो गई हो, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि ये जो बोलते हैं ये बिल्कुल ही, ये भारतीय जनता पार्टी से भी उलझुल बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि देश के 2 प्राइम मिनिस्टर जिनकी शहादत इस देश ने देखी, देश की सेवा करते करते जिनकी उनकी मौत राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या हुई थी, जिसको हम लोग शहादत कहते हैं। लेकिन देश का जवान शहादत देता है, इसमें जरा बोलिए। वाली बिल्ली मत बनिए, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। बिल्ली आप हो रही है मैडम, हर बार आप ही होती हैं। यहीं पर कोई दूसरा नहीं आपके बीच में मत बोल, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप भी मत बोलिए। यही बात है, आप जो कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि सोनिया जी अपने संन्यास लेके बैठ गई, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, क्या उन बच्चों को बड़ा नहीं करे? क्या परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? मैं समझती हूँ आप लोग नहीं समझते परिवार क्या होता है, क्योंकि आपने तो इस देश को भी अपना परिवार नहीं माना। जिस परिवार में 2 मौतें हो गई, शहादत हो गई, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा नहीं करे। कभी आपने सोचा वो 8 साल का बच्चा जिसने अपनी दादी को सामने मरते देखा और उन लोगों ने गोली मारी जो इनके साथ वो खेलता था, उस पे क्या बीती होगी? भगवान न करे कभी आपको ऐसा सोचना भी पड़े और महसूस भी करना पड़े। और जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जवानों की शहादत होती है। इसीलिए मैं आपको कहूंगी, राजनाथ सिंह जी से आपका परिचय होगा, बीच में मत बोलिए। राजनाथ सिंह जी को जाके कहिएगा जो पार्लियामेंट में बोले थे कि हमारे सैनिक मारे गए, सैनिकों की शहादत के लिए शब्द इस्तेमाल गए थे, मारे गए। तो मेरे को मत बताइए और मेरी पार्टी को मत बताइए कि शहादत क्या होती है। अरे सैनिकों को तो पीटने की बात राहुल गांधी करते हैं, क्या बात करती है? प्रधानमंत्रियों का और उनके हमारे सैनिकों को चीन पीट रहा है, और साथ साथ सेना इसी यात्रा में कहा था। कैसे आप बोल रही हैं? उसका कहती है कि सियानी बिल्ली। आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को सही सलाह देना भी इधर के रहे ना उधर के, कहां मैं सर फोड़ निकला दीवार पे। आपको सही सलाह देना भी बेवकूफी है। बैंगन बन के रह गए। अरे आपको सही सलाह भी देना बेवकूफी है। किसी के नहीं हो पाए। अगर आप किसी सही सलाह देने भी बेवकूफी देश के क्या होंगे? आप किसी के नहीं है थाली के बैंगन। छोड़िए, पर ये क्यों किसी को थाली का बैंगन? आपको सही सलाह देने में बेवकूफी है। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में हुई थी, राहुल गांधी 21 साल के थे, अमेरिका में थे। शहादत नहीं हुई जो कितना दिन तक बड़ा करेंगे? एक सेकंड। अरे एक मिनट, उनका पॉइंट है, नहीं
एक सेकंड, उनका पॉइंट है, उन्होंने ऐसे बोला गया, उनका एक पॉइंट है, कुछ उल्टा बोल के दिखाइए मोदी जी के लिए। नहीं बोल पाएंगे उल्टा, नहीं मैं क्लैरिफाई करूं, एक देखिए, किसी ने कोई उल्टा नहीं बोला, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कुछ उल्टा नहीं बोला, उन्होंने बोला देश को, उन्होंने बकायदा बोला कि जो हत्या हुई उसका देश को भी नुकसान हुआ और देश ऐसा नहीं चाहता। दोनों उन्होंने कतई नहीं बोला। नफरत फैलाने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। आज ये नुकसान हुआ कि कश्मीरी पंडित आके रो रहे हैं कि 3 टुकड़े। अच्छा, देश को नफरत में अजय लोग बोल रहे हैं, ये बताइए। ओके अजय, वो कह रहे हैं कि इसका नुकसान ये हुआ। उन्होंने राहुल गांधी जी ने भाषण सुना होगा आपने। ओके, लेकिन मैं तो सुनती हूँ आपको, लेकिन मोदी नामा पढ़ने से फुर्सत मिले तो बताइएगा। राहुल गांधी जी का तो भाषण सुना होगा। अमीर जी, ये स्टूडियो का फायदा है, जनता पार्टी में ये स्टूडियो का फायदा है। अब खिसियानी बिल्ली कौन हो रहा है? एक कुर्सी और खाली है, आ जाइए। नहीं देखिए, अब खिसियानी बिल्ली कौन हो रहा है? आप अगर देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत को ऐसे एक बात कह रहा हूं, सुन लीजिए ना शांति से। चिल्लाने से नहीं होता है मैडम, मैं शहादत मेरा निवेदन है वो अपनी बात को ओके एक सेकंड। ओके डॉक्टर अजय लोक, मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड डॉक्टर अजय लोक। ओके, शी विल नॉट, अभी अपनी बात आप रखिए, फिर वो रखेंगे। डॉक्टर अजय लोक ऑन स्क्रीन। मैं कह रहा हूं मैं राहुल गांधी के भाषण को ही कोट कर रहा हूं। आज उन्होंने अपने भाषण में खुद कहा कि मेरी उम्र 21 वर्ष की थी 1991 में, मैं अमेरिका में था। मेरे पारिवारिक मित्र ने फ़ोन करके कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा पापा मर गए क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा थैंक यू। ठीक है, उसके बाद उसको उन्होंने इक्वेट कर दिया सैनिकों के फ़ोन से। और उसका कहते हैं कि सैनिकों के फ़ोन मैं नहीं चाहता हूँ, कश्मीर में फ़ोन आने चाहिए। दोनों घटनाएं बराबर नहीं है, दोनों का मर्म समझिए। अगर नहीं समझ सकती है तो आपके समझ का फेर है। अब मैंने किसी के शहादत पे सवाल नहीं उठाया। राजीव गांधी का जाना उतना ही दुखद था जितना इंदिरा गांधी का जाना दुखद था, लेकिन दोनों और जवानों का जाना, दोनों में अंतर होती है। अगर सबको इसी फोन करने के फोन नहीं आए, यही अगर देश का हर जवान और उसका परिवार सोचने लगे, तो हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे पुलिस में कौन जाएगा? ये कह रहा हूं मैं, ये तुलना गलत है। उनके एडवाइजर्स को चाहिए था कि ये तुलना ना करते तो बेहतर होता। बाकी आपकी जो इच्छा है समझिए। जी राधिका खेड़ा, वो उनका कहना है, अजय लोग कह रहे हैं कि ये तुलना गलत है। भारत के सैनिक के पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि वो फ्रंट पे जाके लड़ेगा नहीं, आतंकियों के सामने लड़ेगा नहीं, उसको तो लड़ना ही पड़ेगा। वो कहते हैं जाना दोनों का दुखद है, जाना किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुलना गलत है। ये उनका पॉइंट है। इसका जवाब अमीश जी, चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, सबको पता था कि उनपे कितना थ्रेट है, सबको पता था, और वो फिर भी देश की सेवा कर रहे थे। फिर भी होता है, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह जी हो, देश की सेवा कर रहे हैं ना जी। वो डरे, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि जो हमारे सैनिक करते हैं उनके तो हम बलिदान की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की भी शहादत को, जिसकी देश की सेवा करते हुए जान गई, उसको नकारना इस तरीके से, ये बताता है इनकी मानसिकता क्या है। ठीक है, लेकिन आपने एक पॉइंट को रखा, नफरत कौन फैला रहा है? अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं जी। नफरत कौन फैला रहा है? अनुराग भदौरिया, नफरत कौन फैला रहा है, बताइए। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल आपने बोला यात्रा का। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने सबको बुलाया था? क्या हमसे तो पूछा नहीं कि हम यात्रा करने जा रहे हैं या राहुल जी यात्रा करने जा रहे हैं, ऐसा तो पूछा नहीं। तो जब उनकी कांग्रेस की अपनी यात्रा है, अपने हिसाब से अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा जाना नहीं जाना ये अपने कांग्रेस की अपनी यात्रा है। नफरत कौन फैला रहा है? अब नफरत की राजनीति हिंदुस्तान में बंद हो जानी चाहिए। कौन फैला कौन रहा है भाई? नफरत की राजनीति कौन करता है यहाँ? ये रामचरितमानस को जो रामचरितमानस पे जो दोषारोपण कर रहा है, वो नफरत फैला रहे हैं, प्यार फैला रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान में जब ये बात आई, उसके बाद पहले ही बोल दिया गया कि हम समाजवादी लोग सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर किसी ने कहा तो उन्होंने बोल दिया गया कि उन्होंने खुद ही बोला कि मेरा व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से कोई लेना देना। तो पार्टी ने प्रमोशन क्यों दिया उनको? मेरी बात तो सुन लीजिए। सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। रामचरितमानस के लिए जो शब्द बोले जा रहे हैं, जिस तरह से उसके पन्नों को फाड़ के जलाया जा रहा है और उस व्यक्ति को प्रमोशन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी उसको ताज पहना रही है, तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और आप कह रहे हैं नफरत के खिलाफ है, तो बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य नफरत फैला रहे हैं, पार्टी उन पे कार्रवाई करेगी। मैं बोल लूं, अखिलेश जी उन पे कार्रवाई करेगी। अच्छा, आपने बोल लिया जी, बोलिए। तो अब मैं बोल सकता हूं? तो देखिए, जब जहां तक की बात है, हमने कई बार ये बात बोली है कि कोई व्यक्ति की अपनी, जैसे एक होता है युग धर्म,
हर एक युग धर्म होता है। आप रामायण में भी युग धर्म आपको पढ़ने को मिलेगा, जो सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, उसकी बहुत महत्वता है। रामचरितमानस को गाली दिलवा रहे हो आप सुन उसी रामचरितमानस को गाली दिलवा रहे हैं। अच्छा, मैं उसी रामचरितमानस को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फाड़ रहे हैं, चला रहे हैं। मैं बोल लूं ना। अरे बोलने तो दो, अभी तो आगे बीजेपी के भी कुछ नेताओं का बोल रहा हूं ना। बोलिए। तो हमने कहा कि समय पे, जैसे आप गीता में भी देखेंगे तो युग धर्म का आपको मिलेगा, और इस तरह के हम तो कहते हैं कि जिस तरह की अगर हम ग्रंथों का सम्मान करते हैं, और जब वो कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान है और किसने जलाया है वो भी। अच्छा, ये बयान के बाद प्रमोशन क्यों उनका? अच्छा ये बताइए, मैं आपसे अगर आप सहमत नहीं थे तो मैं पूछता हूं आप बताइए। दशरथ राम के बेटे नहीं थे, किसने बोला? तो क्या उनको हटा दिया गया? मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये पूछा गया कि सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी थी, तो क्या हटा दिया गया? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुद्दों को कैसे डाइवर्ट किया जाए। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को मैं तो इतना कोई गाली दे रहा है, आप सब जग जानी। हाँ, तो फिर सिया राम ने सब जग जानी, तो घर घर में आप ही की पार्टी के नेता क्यों नहीं जान रहे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आज क्योंकि बार बार बोला जाता है बीजेपी नफरत फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है, लेकिन रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को नफरती एजेंडे के साथ उसको धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, उसको फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। देखिए, अनुराग जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान व्यक्तिगत था, मगर उसके बाद समाजवादी पार्टी का निर्णय नीतिगत था कि उनको महासचिव बना देना है। इससे आपके अंदर की जो नीयत थी वो पूरी तरह जनता के सामने दृष्टिगत हो गई कि दिल में क्या था और क्या हो गया। दूसरा, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये वही अखिलेश यादव जी हैं ना, जो भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे चुनाव से पहले, जिन्हें सपने में भगवान दिख रहे थे चुनाव से पहले, अब असली ईमान दिख गया चुनाव के बाद। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, और अब जातिगत वैमनस्य के आधार के ऊपर हिंदू समाज को तोड़कर, बांटकर, बिखराकर, उसमें से छोटा सा हिस्सा लेकर एक दो जातियों के साथ कट्टरपंथी मुस्लिमों का सामंजस्य बनाकर सत्ता की प्यास मिटाने की चाह रखने वालों के का असली चेहरा उजागर हो गया। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी अजय आलोक जी ने एक बात कही और उस पे नहीं, एक मिनट राधिका जी की बात का भी जवाब दे दूं। देखिए, ये बात सही है कि इंदिरा जी के साथ जो हुआ और राजीव जी के साथ जो हुआ, उसका इस प्रकार से उपयोग भी नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी जी को। मगर अगर वो कहना चाहते तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं, मैं भी स्कूल में था उस समय, और मैं राहुल गांधी जी से ज्यादा उसको स्पेसिफिक याद करके बता रहा हूं। जाके चेक कर लीजिएगा, 31 अक्टूबर 1984 को भारत पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा था, और उस समय वेंगसरकर बैटिंग कर रहे थे 11:30-12 बजे के आसपास। हम लोगों को स्कूल में इजाजत नहीं थी रेडियो ले जाने की, तो हम लोग क्या करते थे कि बाथरूम के बहाने जाकर गेट के पास प्यून से बात करते थे कि भाई स्कोर क्या है, लेटेस्ट पता करो। तो फिजिक्स लैब में से एक ने जाके बताया कि इंदिरा गांधी को गोली लग गई। मान्यवर, इंदिरा जी को गोली लगने खबर आई थी, मृत्यु की खबर नहीं आई थी। मृत्यु की खबर शाम को 6:30 बजे कही गई है, और तब जब राजीव गांधी जी को शपथ दिला दिया गया है, उन्हें पूरी बात बतानी चाहिए थी कि एक तरफ फोन आया कि मेरी दादी की मृत्यु हो गई, और उसी समय दूसरा फोन आया, ये भी तो ठीक है। राधिका खेड़ा जी से जवाब लेते हैं इस बात का। राधिका खेड़ा जी से जवाब दूंगा, लेकिन रामचरितमानस फौजी के पास मौका नहीं आता है। और फिर उस शहादत की दहशत इस देश ने जिस शिद्दत से महसूस की, और उसके बाद सर्वोच्च पद से जो कहा गया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो वो भी दर्द दिल ने पूरा महसूस किया इस देश ने, और लाखों सिखों ने उसकी कीमत भी चुकाई। तो ये पूरा सत्य बोलिए ना फिर। अच्छा, मैं राधिका खेड़ा से इसका जवाब दूंगा, लेकिन अनुराग आप इससे बल्ला झाड़ नहीं सकते। अब मैं बोल लूं, देखिए, उन्होंने बोला जात की बात की, तो मैं तो आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान में तो जाति है ना, तो जनगणना कराने में क्या बुराई है? क्या आप अपने नाम के आगे सुधांशु जी, ओके, आप एग्री कर रहे हैं जाति के द्वेष के लिए सब कुछ हो रहा है? मेरी बात कर लेना। बात नहीं, ये शब्द क्यों डालो? मैं अपनी बात कह लूं। अनुराग भाई, आप जाति का द्वेष बढ़ाना चाहते हैं समाज के अंदर। कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। बात तो सुन लो। कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। अगर धर्म नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ, जाति धर्म की राजनीति कौन करता है ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, देश की जनता जानती है। और सुधांशु जी, तो मुस्लिम यादव समीकरण कौन करता था? ये आपको लगता है? MY समीकरण आपको लगता है? ये तो एलानिया करती थी समाजवादी पार्टी। एलानिया हमारे साथ एलानिया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने एलानिया कराया। मैं यादव हूँ। डीएम सर, मैं यादव समीकरण, मैं यादव मुसलमान समीकरण मायावती की पार्टी करती थी, काशीराम जी करते थे। मैं तो यादव नहीं हूँ भाई,
कमाल की बात है भाई, अपने हिसाब से समीकरण तय कर लो, अपने हिसाब से रास्ता बना दो कि हमने ऐसा बोला। अरे हम लोग तो विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, सभी जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, सबको एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं, तभी तो विकास की राजनीति की बात करते हैं। 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन सुधांशु जी से पूछे क्या वो जाति गणना करवाने के पक्ष में है? अभी सुनिए, अनुराग भदौरिया जी ने कहा जातिगत गणना क्यों नहीं करवा लेते। अमीश जी, गणना 1 नंबर से शुरू होती है ना। चलो, गणना की बात करने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में समाज का अन्य वर्ग तो छोड़िए, अगड़ा और दलित तो छोड़िए, पिछड़ा तो छोड़िए, अपनी यादव जाति में एक व्यक्ति बताइए जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाया हो। गणना 1 से शुरू, एक नाम बताइए। उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई समाज से लेना देना नहीं, कोई अगड़े पिछड़े से लेना देना नहीं। आपसे एक सवाल पूछा, क्या जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ ना में जवाब दे दीजिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ में ना में जवाब दे दीजिए। बात बता दीजिए सर, मुख्यमंत्री सर, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ ना में जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत उसमें? अरे तो मैंने कहा ना, जो गणना पूछ रहे हैं वो तो बताएं। आप जवाब दीजिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर? अरे आप जवाब दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे तो मैं आपसे होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गणना ही किसकी परिवार कितनी तक संख्या सीमित हो है, जाती है, कितना किसकी भागीदारी है, तय हो जाएगी। तो आप जाति जनगणना के पक्ष में वही एजेंडा है, ये वही एजेंडा है जिसकी जितनी संख्या भारी अरे मैं वही तो कह रहा हूं, हिस्सेदारी। अरे जाति में भागीदारी बता दो, बाकी छोड़ो। ओके डॉक्टर आजाद विल रिमेंबर इट, डॉक्टर आजाद विल रिमेंबर इट। और व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नए युग के होंगे, नई पीढ़ी के होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात कौन कहता था? ये क्विज पूछता हूं मैं आज आपसे। सुधांशु जी को शायद इसका जवाब पता हो, डॉक्टर अजय लोग को इसका जवाब पता हो, आपको पता है? आपको भी बता दूंगा मैं, लेकिन हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन पता इनको है अच्छे से। लेकिन नाम नहीं बोलेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं रामचरितमानस के भी, समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा उसको फिर प्रमोट किया जा रहा है। ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन आज का ये विषय नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकेंड्स। देखिए अमीश, ये तो बहुत क्लियर है कि इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेके ये लोग जिंदा है। आप पहले किसी भी राजनीतिक दल में जाते थे तो आपसे पूछा जाता था, हाँ भाई क्या हो, राजपूत हो, भूमियार हो, वैश्य हो, दलित हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, और दूसरे तरफ से आता था क्या हो, मुसलमान हो। बस कोई ये नहीं कहता था कि मैं हिंदू हूँ। ये परिपाटी जब से बदलनी शुरू हुई है ना पिछले 10-15 साल में, तब से इन लोगों को परेशानी होनी शुरू हुई है कि हिंदू कैसे बोल रहा है, जाति का नाम क्यों नहीं ले रहा है। मुस्लिम आके बोले तो ठीक है, मुस्लिम है, अब मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम है कि अगड़ा है, शेख है, पठान है, नहीं, लेकिन हिंदू कैसे बोल रहा है? अरे हिंदू में क्या हो, राजपूत हो, भूमियार हो, वैश्य हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, कहार हो, अनुराग इस बात का जवाब राधिका जी देश बदल रहा है जो ये समझ रखा कांग्रेस के लिए। जी समझ में नहीं आई कि आलोक जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं। अरे कब कहता, मैंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, ऐसा बोला कोई? कि हिंदू तो कभी नहीं कहता कि मैं हिंदू। क्या बोला आपने? फॉर्म में मैं यादव हूं। आपने बोला यादव, एमवाई समीकरण की बात की है, एमवाई समीकरण की बात की है, आपने कास्ट की बात की, आपने कहा कास्ट की बात की, तो मैंने आपने कहा 2 ही कास्ट की राजनीति होती है समाजवादी पार्टी में, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्म की राजनीति करती है, और वही तो मैं कह रहा हूं, सभी जाति धर्म को एक साथ लेके चलती है, यही समाजवादी का सिद्धांत है। पढ़िए लोहिया जी को। ओके, सुधांशु कुछ ऐड करना चाहते हैं तो गाली दे दो जी। लेकिन रामचरितमानस को बुरा भला बोलकर भी यहां पर लोग बच जाते हैं। ये है हिंदुस्तान, और फिर हमसे कोई पूछता है कि पलट के बताओ कि यहां पर टॉलरेंस बहुत कम है हिंदुस्तान के अंदर। बॉलीवुड का कोई एक्टर खड़ा हो जाता है, कहता है मेरे परिवार को अब असुरक्षित महसूस होता है क्योंकि हिंदुस्तान में टॉलरेंस कम है। लेकिन सोचिए, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की प्रतिलिपियां फाड़ी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो व्यक्ति ये कह रहा है उसको वो पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट कर रही है। ये महत्वपूर्ण है। सुधांशु मैं आपको बताऊंगा, लेकिन राधिका खेड़ा फाइनल वर्ड। देखिए, जो आपने कहा कि जो बात सुधांशु जी ने बोला था कि पूरा इंसिडेंट बताना चाहिए था राहुल जी को, कि जब इंदिरा जी की मृत्यु हुई उसके बाद राजीव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके बाद अनाउंसमेंट हुई थी डेथ की। क्या है ना, मैं फिर बोलूंगी, इनको हर बात पे भारत जोड़ो यात्रा को असफल प्रूव करना है।
और यही तो हम कह रहे हैं कि भारत में किसी भी धर्म के साथ किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं फाड़ा जाना चाहिए, किसी भी धर्म ग्रंथ। और राम जी तो मेरे आराध्य है, हमारी स्वयं राहुल जी तो किसकी पूजा करते हैं? शिव जी की। और शिव जी खुद किसकी पूजा करते थे? राम जी की। कितना मानते थे? तो आप, मैं ये बोल रही हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए तो है, ये नफरत को खत्म करना है। ये नया हिंदुत्व आ गया भाई। और आपको शिव जी राम जी की पूजा करते थे। अगर आपने रामायण नहीं पढ़ी है तो अब आपकी, मैं यही बोलती हूँ, यही है आपकी हिंदू धर्म और सनातन धर्म शून्य में थे। अभी सुना राहुल गांधी से एक नई हाइपोथेसिस। देखिए याद अच्छा ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं। राहुल गांधी बोल रहे थे। अच्छा शांति 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 कुछ भी जानते हैं। शांति सुधांशु त्रिवेदी लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड है। 5 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 5 सेकंड, 1 लाइन। देखिए वन अंत में जो राधिका जी ने कहा कि ये सही है, शिव जी ने भी एक जगह पर राम की स्तुति की, जो रामचरितमानस में लिखा, जय राम रमा रमनम शमनम तब पाप भयाकुलता ही हरण। मगर अफसोस ये है कि आप तो राम मंदिर के भी खिलाफ, काशी विश्वनाथ के भी खिलाफ, केदारनाथ के। समय इतनी इजाजत देता है, लेकिन निष्कर्ष ये कि राजनीति के इस मौसम में 24 से पहले बड़े सारे खेल खेले जाएंगे, लेकिन आप अपने साथ खेला मत होने देना। नमस्कार। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM